अच्छा हाँ भाई, अपना परसेंटेज बढ़ गया। अपन ने सबको जब मार्क्स सबके काउंट किए तो अपना टोटल 53 के अराउंड है। ठीक है, टोटल सिलेक्शंस जो मतलब टोटल अपने जेई मेंस क्वालिफाई किए अंडर वेरियस कैटेगरीज। तो अच्छा है, मतलब ये आप लोगों के लिए बढ़ गया भाई। अभी आप लोग 16 है, आप लोगों की क्लास से 80% बच्चे क्वालिफाई होने चाहिए, मिनिमम 80। तो ये अपन ने पार्ट्स समझा था पिछले क्लास में, वन डायमेंशन। तो मैं कोलिजन का ही एक चीज और बता दूं, अभी कोलिजन ही कर रहे हैं। कोलिजन आज खत्म, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज का पार्ट अगेन टफ है, तो एक बारी में शायद वो ना समझ में आए, तो आप प्लीज इसको अच्छे से आज की क्लास को ध्यान से सुनेंगे। थोड़ा सा टफ है, एडवांस के लिए ज्यादा रिकमेंडेड पार्ट है ये। और मेंस वाले बच्चे और मेडिकल वाले बच्चे भी एकदम फोकस से समझे, क्योंकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, थोड़ी चीजें ज्यादा बेटर समझ में आएंगी। बट दिस इज अगेन, आज का पार्ट थोड़ा सा टफ होगा। अच्छा, तो अपन जब कोलिजन की बात करते हैं बेटा, तो कोलिजन बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है हेड ऑन कोलिजन और एक होता है ऑब्लिक कोलिजन। जो अभी अभी तक अपन ने जितना भी पार्ट डिस्कस किया था, व्हाट वाज दैट? दैट वाज हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में सर क्या अंतर होता है नॉर्मल कोलिजन से? एक मिनट में अभी समझ लेते हैं। एक मिनट, कहाँ गया? देखो, हेड ऑन या वन डायमेंशनल कोलिजन, या ये जो है ये 2 डायमेंशन में भी हो सकता है, 3 डायमेंशन में भी हो सकता है, ये ऑब्लिक कोलिजन। ये दिस इज ओनली इन वन डायमेंशन। देखो इसमें क्या होता है, देखो ये मास m है, ये मास m है, m1 m2 है। ये v1 स्पीड से जा रहा, ये v2 स्पीड से जा रहा। अब देखो, ये जो इनके बीच में कांटेक्ट हुआ, जब कोलिजन हुआ, तो ये जो कांटेक्ट है, दिस इज दिस इज दिस इज लाइन ऑफ इंपैक्ट। दिस इज लाइन ऑफ इंपैक्ट। देखो जहां पे टचिंग हुई या जहां पे कांटेक्ट हुआ, वही क्या होती है? वही लाइन ऑफ इंपैक्ट होती है। ठीक है, ये वाला जो जहां पे टचिंग हुई, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। अच्छा, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसमें आपका, ये देखो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्स डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है और एक्स डायरेक्शन में ही लाइन ऑफ इंपैक्ट आ रहा है। यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, लाइन ऑफ इंपैक्ट जहां पे इंपैक्ट गिरा, और डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑल्सो इन एक्स डायरेक्शन। जब लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन या लाइन ऑफ मोशन बोल सकते हो उसको, डायरेक्शन ऑफ मोशन या लाइन ऑफ मोशन, व्हेन लाइन ऑफ मोशन and line of impact are along the same direction, then we get head on collision. When line of motion, ठीक है, LOM, and line of impact, line of impact, LA, are in same direction, और या कोइंसाइड करती हो, are in same direction, then the collision is head on. Then the collision is head on. तो अभी तक जितना भी अपन ने करा था वो क्या है? हेड ऑन कोलिजन था। कॉपी कर लो। ऑब्लिक कोलिजन मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, पहले ये कॉपी डाउन कर लो।
गया यहाँ तक। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता है इसमें। ऑब्लिक कोलिजन बता रहा हूँ। हो गया ना। देखो अब ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है। भाई साहब मिटा दिया, मैं आगे बढ़ गया हूं मैं। छाप लिया था ना। अच्छा, ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा। देखो, मान लो ये चीज जो है यहां से ऐसे आ रही, ठीक, ये चीज ऐसे आ रही है, और कोई चीज मतलब मान लो यहां से कोई ऐसे जा रहा हो, ठीक है, और अल्टीमेटली ऐसा कुछ हुआ कि इनका कुछ टकराना हो गया, इन दोनों का कुछ टकराना हो गया। बेसिक बेसिक एग्जांपल के तौर पे इसको समझो। जैसे गाड़ी में क्या होता है, ऑब्लिक कोलिजन, या कैरम जब खेल रहे हो या कुछ भी है, हेड ऑन मतलब दोनों एक दूसरे से ऐसे चल रही हो। अब एक यहाँ पे है और एक कहीं दूसरे पॉइंट पे है, लेट से ये ऐसा कुछ है, ठीक है, ये जोर से आ रहा है और ये धीरे धीरे से ऐसे जा रहा था, और फिर इनका यहाँ पे टकराना हो गया, लेट से दिस वाज मूविंग लाइक दिस। तो अब क्या होगा, मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे से टकरा है, तो इसका वेलोसिटी इधर है, इसका वेलोसिटी मान लीजिए जब टकरा रहा था तो थोड़ा बहुत कुछ ऐसा हुआ, इसका वेलोसिटी यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। अब देखिए, ये इसका वेलोसिटी तो यहाँ पे था, लाइन ऑफ मोशन यहाँ पे हो रहा है, बट जो इम्पैक्ट हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। अच्छा, ये V1 है, ये V2 है। बस इसमें क्या होता है, आपका लाइन ऑफ मोशन जो है, देखो ये आगे जा रहा है, इसका भी एक कंपोनेंट इधर होगा V2 डैश। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूं कि ये लाइन ऑफ वेलोसिटी और लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होते। लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो पता है, अब वेलोसिटीज दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो अपन मान ले कि भाई एक डायरेक्शन में जाए, जहां पे भी मोशन हो रहा हो, ये फॉरवर्ड एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी एक्स डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट तो जा ही रहा है उसका। तो ये टू डायमेंशन कोलिजन हो गया, इसको बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। बात समझ में आ रही है क्या। इफ line of motion and line of impact are not in not in same direction, दोनों coincide नहीं करते, then then the collision is then the collision is oblique collision, then the collision is oblique collision। बात समझ में आ रही। ओके, छाप लो इसको। अरे गाड़ियों की टक्कर देखी होगी, वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, या कैरम वाला देख लो, एक गोटी यहाँ से आ रही, दूसरी गोटी दूसरी साइड से आ रही, और कट लगता है ना, कट, वैसा हो जाएगा।
अपना जो भी डिस्कशन होगा वो अभी 2 डायमेंशन में ही होगा, 2D कोलिशन। ये समझ में आया क्या? ओके, सभी का हो गया। ओके, ठीक। चलो एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। देखो, जो भी चीजें आती हैं, जो भी आपको इसमें सवाल पूछा जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा होगा कि भाई यार वेलोसिटीज बताइए, और मेन मेन पॉइंट होता है आपका जो इम्पैक्ट हुआ है ना, वहीं पे चेंजेस आते हैं। जो भी आपका मेन इम्पैक्ट जो भी बॉडी पे हुआ है ना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग ही चेंज आता है। अच्छा, ये देखिए, ये एग्जांपल को जरा गेस करिए आप, ये कौन सा कोलिजन है? देखो, एक बॉडी है, रेडियस उसका आर है, और एक दूसरा बॉल है अपने पास में, दो बॉल्स रखे हुए हैं, एंड इसका मैंने दे दिया आपको, एक सेकेंड, डेटा ले लेता हूं मैं। ये एक ऐसा है, दूसरा बॉल ये ऐसा है, ठीक है। सेम सेम रेडियस का है, सेम रेडियस है, रेडियस इसका आर है, ये 4 kg का है, एंड दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज 2 kg। अच्छा, ये ऐसे जा रहा है अलोंग दिस, और ये वाला भी इधर जा रहा है, राइट साइड, सॉरी, ये राइट साइड जा रहा है पॉजिटिव एक्स में, ये नेगेटिव एक्स में जा रहा है। अब आपको बताना है इनके बीच में जो कोलिजन हुआ है वो कैसा होगा, हेड ऑन होगा कि ऑब्लिक होगा? ये हेड ऑन कोलिजन है कि ऑब्लिक कोलिजन है? ये हेड ऑन कोलिजन है कि ऑब्लिक कोलिजन है? देखो वेलोसिटीज कहाँ है, वेलोसिटीज कहाँ है, देखो, एक इधर जा रहा, एक इधर जा रहा, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाले क्या हो गए, दिस इज लाइन ऑफ मोशन। ये दोनों पॉइंट्स क्या हो गए, दीज आर लाइन ऑफ मोशन, ठीक है। लाइन ऑफ मोशन इज अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन। अब जब ये एक दूसरे से टकराएंगी, तो टकराना कहाँ होगा बेटा? यहाँ पे ऐसा कुछ होगा ना, जो टकराना होगा वो, सही बना है,
चलो एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं वापस सही से बनाता है, इसको सही से बनाता हूँ वापस। टकराना कैसे होगा जरा देखो ध्यान से, ये ऐसा है और ये वाला बंदा सेम ऐसे जाके ऐसे लग जाएगा, ऐसे। देखो अभी समझ में आ रहा है, जैसे इसका ये यहां तक की रेडियस है, ये आर रेडियस, ठीक है, ये भी आर रेडियस और ये भी आर रेडियस, ठीक। तो यहां पे टकराना हुआ, ये इसका यहां पे टकराना हुआ, तो इम्पैक्ट कहां लगा, कॉन्टैक्ट कहां हो रहा है, यहां पे कॉन्टैक्ट कहां हो रहा है, ये वाला। तो दिस लाइन इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अच्छा बात समझो बेटा, ये टकराएगा ऐसे ना, ये देखो ये वाली, ये काली वाली लाइन लिख रही, तो इसका टकराना हुआ यहाँ पे, दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और लाइन ऑफ मोशन किधर था, एक्स डायरेक्शन में। तो दोनों कोइंसाइड कर गए क्या, दोनों कोइंसाइड किए क्या, नहीं। दिस इज, अलग अलग पेन से लिख रहा हूं आपको समझ में आए, दिस इज माई लाइन ऑफ मोशन, दिस इज ऑल्सो line of motion, but my line of impact, लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या, कौन सा बेटा, जहां नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल इम्पल्स लगेगा, वो कहां पे हो रहा है, ये वाला। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, इसकी वजह से क्या होगा, इसका कैसा कोलिजन है ये, ऑब्लिक कोलिजन। कैसा कोलिजन है, ऑब्लिक कोलिजन। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आई। बेटा हेड ऑन नहीं है, ऑब्लिक है, क्यों यहाँ डिफरेंट हो रहे हैं ना ये। अच्छा, अब इसमें दो तीन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं, वो ध्यान से देखिए। सेम प्रॉब्लम अपन लेंगे, इसके अंदर अपना जो ई है, ई कैसे डिफाइन होता है, ई ऑब्लिक कोलिजन में, ई इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along line of impact upon velocity of approach, velocity of approach along line of impact। यहाँ मोशन की बात नहीं होती, किसकी बात हो रही है, ई किस में डिफाइंड है, जो वहां पे पहले तो अपन सिर्फ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करते थे ना, अब उसमें क्या होता था बेटा, दोनों चीजें लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम थे, बट रियलिटी में क्या होता है ये, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जहां पे इंपल्स लगता है, इंपल्स कहां लगता है, धक्का कहां लगता है, इस लाइन के अलाउ। क्यों, क्योंकि ये वाला इस पे नॉर्मल लगाएगा, ठीक है, इस पे सॉरी ये वाला इस वाले पे लगेगा ऊपर नॉर्मल, बिकॉज ऑफ दिस ए एंड दिस इज बी। बी ने ए के ऊपर इंपल्स के दौरान जब कांटेक्ट हुआ, जब कोलिजन हुआ, तब क्या किया उसने, नॉर्मल लगाया, कहां लगाया, उसने ऊपर की तरफ लगाया, किसने लगाया, बी ने ए के ऊपर लगाया। तो यहां पे ही जो भी आपका ई होता है, इंपल्स लगता है, वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगता है, इसकी वजह से ये डेफिनेशन ऐसा थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाए, ये डेफिनेशन थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया बेटा, इसको कॉपी डाउन कर लो।
डेफिनेशन ऑब्लिक कोलिजन में E की वैल्यू सेम रहती, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बट नाउ इट इज अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड नॉट अलोंग लाइन ऑफ मोशन, क्योंकि धक्का नॉर्मल वो कहां पे लगेगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। छाप लिया। जो भी अपना, जो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो भी होगा, दैट वुड बी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट ओनली। ठीक है, एवरीथिंग वुड बी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट नाउ। ओके, अरे इतना जल्दी खत्म हो गया ये। एक मिनट, अब इसी सेम प्रॉब्लम को करते हैं जो अभी प्रॉब्लम किया था ना, 2 kg, एंड इसमें ना समझ में आ जाएगा आपको पूरा ऑब्लिक कोलिजन। सेम पुराना वाला प्रॉब्लम है। दिस इज ए, ये मूव कर रहा है यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड से, और ये यहाँ पे मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। दिस इज 2 kg एंड दिस इज 4 kg। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, अब आपको कुछ 2-3 पॉइंट्स बोला है। पहला बोला है फाइंड फाइंड द वेलोसिटीज along line of impact before collision, before collision। ठीक है, what can be the common common velocity along the line of impact। ठीक है, कॉमन वेलोसिटी मतलब एक साथ मूव करेंगे, फिर आपको बोलेंगे फाइंड फाइंड फाइनल वेलोसिटीज, फाइनल वेलोसिटीज velocities along line of impact after collision, after collision if E is equals to 1/3। देखो बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। आपसे ये बोला गया है आप लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग बिफोर कोलिजन वेलोसिटी बताइए। आप ये बताइए कि कॉमन वेलोसिटीज कितनी हो सकती है उनकी। अगर कॉमन वेलोसिटी मतलब एक साथ मूव करे तो वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कितनी हो सकती है। फिर बोला गया है थर्ड पार्ट में, अगर E 1/3 है तो आप बताइए फाइनल वेलोसिटीज कितनी होंगी। देखो, जो भी चेंज आएगा ना, वो चेंज आएगा सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। जहां पे इंपल्स लगेगा, जहां नॉर्मल लगेगा, वही वही वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आएगा, बाकी चेंजेस नहीं आएंगे। तो पहले क्वेश्चन को मैं बेटर तरीके से आपको, सेम पुराना वाला ही क्वेश्चन है कि मान लो ये टच हो गया है ना, ये टच हो गया। अच्छा, ये देखो, ये वेलोसिटी इधर थी, इसकी भी वेलोसिटी यहाँ पे है, ये लाइन ऑफ, देखो ये एंगल
ये देखो, ये हो रहा है इम्पैक्ट, ये हो रहा है इम्पैक्ट, ठीक। ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ठीक। ये एंगल, ये वाला वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आर, ये भी आर, तो ये थीटा एंगल कितना है? कोई मुझे थीटा एंगल की वैल्यू बताओ। दिस इज ए, दिस इज बी, एंड लेट्स से दिस इज सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? ट्रायंगल एबीसी देखो, एबीसी में अगर मैं बात करूं साइन थीटा की, तो साइन थीटा इज बीसी अपॉन एबी। बीसी की वैल्यू है आर और एबी की वैल्यू है 2r, तो ये वैल्यू तो हो गई हाफ। साइन कितना डिग्री हाफ होता है? साइन 30 डिग्री हाफ होता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है। अगर साइन 30 डिग्री हाफ आ गया, अगर साइन 30 डिग्री हाफ आ गया, तो ये बताओ ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये भी थीटा ही होगा। ये सबको समझ में आया? जो भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगेगा। जस्ट बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज कितनी होंगी बताइए जरा। एंगल पता चल गया, वेलोसिटी पता है, अलोंग इम्पैक्ट के कितने वेलोसिटीज थी? वेरी गुड, कबीरा का आया। ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। अब इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे इसका वेलोसिटी था 4 मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी एक डायरेक्शन में था 2 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल 30 डिग्री, ये भी एंगल 30 डिग्री, तो इसके दो कंपोनेंट्स निकाल लीजिए। इसका आ जाएगा और ये वाला अलग है, इसका इसका भी आ जाएगा, एक एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। सो दिस वुड बी 4 cos 30 डिग्री। This is 2 cos 30 degree and this is 4 cos 30 degree. Cos 30 degree root 3 by 2. अरे ये आया क्या फर्स्ट पार्ट? Velocity of A along line of impact is 2 root 3. Velocity of B along line of impact is root 3. बेटा मेरी बात सबको समझ में आई? Velocity of A along line of impact is 2 root 3
and velocity of B along line of impact is √3. प्रियांशु, कबीर, दोनों का सही है। अरे ये पार्ट भारी जा रहा है क्या बेटा? जैसे एक्स वाई एक्सिस लेते थे, मैंने लाइन ऑफ इम्पैक्ट लिया और वेलोसिटी कंपोनेंट से, और कुछ भी नहीं लिया। अच्छा, सेकेंड पार्ट क्या बोला है? कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कॉमन वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कोलिजन? ठीक है, कॉमन वेलोसिटी मतलब सेम वेलोसिटी कितनी हो सकती है? देखो, मोमेंटम कंजर्वेशन तो रहेगा ही, मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा वैलिड है। और मोमेंटम कंजर्वेशन कहां होता है? अलोंग अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही होगा। कहां पे होगा? अलोंग अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। ओके भैया, तो क्या होगा? देखो, ये वाला जा रहा है इसके लेट से पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन। देखो, ये जा रहा है इसके नीचे, ये जा रहा है इसके ऊपर, तो दोनों का पहले मैं बोल सकता हूँ क्या? m1 2√3। अगर मैंने इसको पॉजिटिव लिया तो क्या m2 वाले के साथ में मेरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा? ये बात सबको चमक रही है क्या? इफ दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, देन अपवर्ड डायरेक्शन हैज टू बी नेगेटिव, जो भी सेंस में आप लो। तो अब m1 भी कॉमन वेलोसिटी से चले और m2 भी एक कॉमन वेलोसिटी से चले, दोनों सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, तो वैल्यूज डाल लो। v कितना होगा? m1 प्लस m2। v की वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। कार्तिक, वैल्यू बताओ, m1 की वैल्यू कितनी है कार्तिक? यस सर। कार्तिक, m1 की वैल्यू कितनी है? सर 2 kg। तो 2 kg इंटू 2√3। m2 की वैल्यू कितनी बेटा? सर 4 kg। 4 kg इंटू √3। दिस इज m1 प्लस m2। m1 कितना है? 2 और 4 6 v। v की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ से सर वो v की वैल्यू, फाइंड करना है। हाँ वही वैल्यू कितनी है? सर अभी सॉल्व कर रहे हैं। अरे सॉल्व क्या करना, देखो आंखें खोलो। 4√3 माइनस 4√3। सर 0 आई। हाँ, और क्या क्या सॉल्व करना है इसमें? कॉमन वेलोसिटी 0 हो सकती, मतलब रुक जाएंगे अगर e की वैल्यू 0 हुई तो रुक जाएंगे। किसके अलोंग? अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग ओनली अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट कॉमन वेलोसिटी 0 हो सकती है। ओनली दिस इज एवरीथिंग इज अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ मोशन का डिस्कशन ही नहीं हुआ अभी तक। समझ में आ रहा है?
सेकेंड पार्ट करो, इसको छाप लो भाई, थोड़े टफ सवाल है। व्हाट कैन बी द कॉमन वेलोसिटी अलोंग, कॉमन टुगेदर चलने वाली, ने फिर बोला कि फाइनल वेलोसिटी बताइए अगर ई की वैल्यू 1/3 है। फाइनल वैल्यू बताइए, कबीरा का सही आ रहा, फाइनल वैल्यू बताइए अगर ई की वैल्यू 1/3 है। छाप लिया हो तो डन डन करते जाओ। छाप लिया हो तो डन करिए। अच्छा, ये आ गई 4 cos 30 डिग्री, ये कितना होगा, दिस इज 4 sin 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin 30 डिग्री। ये दो तीन चीजें नोट डाउन करिए, ये 4 sin 30 डिग्री होगा, ये 2 sin 30 डिग्री होगा। 4 sin 30 डिग्री, दिस इज 2 sin 30 डिग्री, ये दोनों चीजें नोट करें आप। वेरी गुड, मलार का आया, और भी बच्चों का आ गया। अच्छा, आपको बताना है, लेट से आफ्टर कोलिजन, लेट से इसका वेलोसिटी यहाँ v1 हो जाता है और दूसरे वाले का भी वेलोसिटी v2 हो जाता है, ठीक है। लेट से ये भी v1 जा रहा है, ये भी v2 जा रहा है आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, लेट से दिस इज दी वैल्यू। तो मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन से लगाऊंगा, मोमेंटम कंजर्वेशन से मैं इसमें लगाऊंगा क्या, दिस इज m1, दिस इज m2। तो मैंने बोला कि पहले जितनी भी वैल्यू थी, पहले कितनी थी, पहले कितने आ रही थी, ये आ रही थी ना 4√3 माइनस 4√3, तो m1 2√3 माइनस m2√3 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। तो ये तो जीरो आ रही है, ये जीरो थी, तो इसकी वैल्यू, ऊपर वाले की वैल्यू कितनी है, दिस इज 2, दिस इज v1, दिस इज 4, दिस इज v2, ठीक है। तो यहां से आ रहा है v1 प्लस 2v2 इज 0, एक आ गया। अच्छा, एक मेरे को पता है e क्या आती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये किसके अलोंग होती है, दिस इज अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो e की वैल्यू 1/3 है, सेपरेशन कितने से कर रहा होगा, ये बताइए। देखो v2 और ये v1 सेपरेट कितने से करेगा, v2 माइनस v1 से, और अप्रोच कितने से कर रहा, अप्रोच कितने से कर रहा, तो जस्ट पहले, पहले अप्रोच कर रहा था ना, देखो पहले ये 2√3 इसके तरफ, ये भी √3, तो अप्रोच कितने से कर रहा है, नहीं चमक रहा, अप्रोच कर रहा है कितने से, 2√3 प्लस √3, अप्रोच कर रहा है ये 3√3 से, ठीक है। 3 ने 3 को काट दिया, तो v2 माइनस v1 इज √3, ये सेकेंड इक्वेशन। v1 प्लस 2v2 इज 0, v2 माइनस v1 इज √3, सॉल्व करो।
कितना आ रहा V1 V2 की वैल्यू? V1 प्लस V2 इज दिस मच। अब यहाँ पे डालो वैल्यू। सॉल्व करोगे V2 की वैल्यू आनी चाहिए 1/√3 और V1 की वैल्यू आनी चाहिए -2/√3। सॉल्व करो, इसे ये आना चाहिए। किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को पॉइंट नहीं समझ में आया हो? ये सब कुछ यहाँ पे किधर होता है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग होता है। कॉपी डाउन कर लो। हो गया? ओके, चलिए। एक ये प्रॉब्लम करिए, थोड़े से अच्छे और प्रॉब्लम ले ही लेता। मैं सोचा कि नहीं कराऊं, बट चलो लेट से थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। ऐसा है ये, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे एक इंक्लाइन रखा हुआ है नीचे और एक बॉल है, ठीक है? और यस, यही है पूरा। ये 37 है इसका। क्वेश्चन लिखिए, अ बॉल ऑफ मास m is dropped from height। ये जो बॉल है ये 5 मीटर की हाइट से ड्रॉप करी गई, ठीक है? बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 5 मीटर्स, ठीक है? और ये इंक्लाइन पे ड्रॉप किया गया। इंक्लाइन का एंगल है इतना। आपको बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर collision if E is equals to half, ठीक है? आपको स्पीड बतानी है जस्ट आफ्टर कोलिजन। फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन इफ E is this। अच्छा, पहले आप ये बता दो स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन। स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन क्या होगी, वो निकाल।
जस्ट बिफोर तो निकल गया होगा, हाइट h मीटर से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं जरूरत है। ये इंक्लाइन यहां से जहां बॉल गिरेगी और जहां से ड्रॉप किया गया, ये हाइट आज 5 मीटर है। मास m है, मास m है, मास की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार, वेलोसिटी के लिए मास चाहिए रहता क्या? जस्ट बिफोर कोलिजन तो आ गया क्या? वेरी गुड। ए स्क्वायर, प्रियांशु, मल्हार, साची, ध्रुवी। सेकेंड पार्ट तो निकाल लो। ओम, कबीर, क्या बात है, पूरा शाबाश। ऐसे ही आंसर निकालते रहो तुम। जस्ट बिफोर कोलिजन काइनेमेटिक्स आनी चाहिए। बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन रूट अंडर 2gh, 2 g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 5, आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन इज 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन इज, यार इतना आसान सवाल 1 मीटर पर सेकेंड कैसे लिखा है पूरब? सर वो मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो। अच्छा, मिस टाइप, ओके। तो चलो, अपने को 10 तो आ गई। अच्छा ये बताओ, इसके ऊपर कोलिजन कैसा हो रहा है? अब ये जो कोलिजन हुआ, ये कैसा कोलिजन हुआ? हेड ऑन कोलिजन कि ऑब्लिक कोलिजन? पूरा ऑब्लिक है। ऑब्लिक है। देखो, ये जो सरफेस है ये कैसा है? इंक्लाइन सरफेस है। ये सरफेस कैसा है? इंक्लाइन सरफेस है। तो अगर ऑब्लिक कोलिजन हुआ, देखना बेटा, यहां से बॉल मेरा नीचे आया और ये ऐसे बॉल टकराया फ्रॉम हियर। तो जब बॉल टकराया तो इसके ऊपर जो नॉर्मल लगा, वो नॉर्मल इधर होगा। बात को समझो, ये नॉर्मल इधर है। और व्हाट इज दिस? दिस इज लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन। और ये क्या है? ये वाला जो है मेरा, जहां पे इसको ऐसे धक्का लगेगा, नॉर्मल लगेगा, दिस वुड बी दी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ मोशन एरर वर्टिकली है, लाइन ऑफ इंक्लाइन, जो सॉरी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसा है, ये ऐसा ये बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अपने को इसके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, तो हमने इसके कंपोनेंट्स लिए। जरा देखो वेलोसिटी के, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, तो ये ऐसा था, ठीक है। और ये 37 है, ये 37 है। अब मेरे को लाइन ऑफ इम्पैक्ट यहाँ है और यहाँ पे दो कंपोनेंट्स लेना है। दो कंपोनेंट्स लो भाई, सही कंपोनेंट्स लिए क्या? दो कंपोनेंट्स लो इसके। ये ऊपर से नीचे आ रहा, इसका भी 10 होगा। दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कंपोनेंट लो, बोलो कितना होगा? कितना जल्दी सवाल करा रहा है। ये नॉर्मल यहाँ पे हुआ, तो इसके दो कंपोनेंट्स आ गए। एक हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज v पैरेलल, दिस इज v परपेंडिकुलर। v परपेंडिकुलर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब v पैरेलल विल नॉट चेंज। अरे, इसका e दिया क्या? e दे दिया क्या? हाँ, e, हाँ। v पैरेलल विल नॉट चेंज।
v perpendicular will change। तो जरा ध्यान से देखना क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन इफ e is this। अच्छा, along line of impact, along line of impact e is equals to velocity of separation upon velocity of approach। e की वैल्यू कितनी है, हाफ। सेपरेट कितना हो रहा होगा पता नहीं। अप्रोच कितने से कर रहा है, बताओ भाई पूरब, अप्रोच कितने से कर रहा है। सर 10 मीटर पर ये सेकंड लाइन ऑफ -10 इम्पैक्ट के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी है, सर 8 मीटर पर सेकंड 8 मीटर पर सेकेंड। तो सेपरेट कितने से होगा, सर 4 से 4 से होगा। कितनों को ये बात समझ में आई। देखो ये गिरते वक्त इसका कंपोनेंट ये 8 था, आफ्टर टकराने के बाद में, ये 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ई की वैल्यू कितनी है, हाफ है। अच्छा ये इंक्लाइन जो है ये लिखना मैं भूल गया, दिस इंक्लाइन इज फिक्स्ड। ये इंक्लाइन जो है ये क्या है, ये फिक्स्ड है। ये इंक्लाइन क्या है, फिक्स्ड है। जरूरत या इसको बोल सकते बहुत हैवी है, फिक्स ना बोलते हुए हैवी बोल, बहुत हैवी है ये और रेस्ट पे है। निकला क्या, अरे बहुत भारी हो गया, सर दुखने लग गया, ओ हो। फिर पहले काइनेमेटिक्स से जस्ट बिफोर स्ट्राइक के स्पीड निकाली। अब वो स्पीड के अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट और अलोंग लाइन ऑफ मोशन मैंने दो कंपोनेंट्स निकाल लिए। मोशन तो खैर वाई डायरेक्शन में ही हो रहा था। हाँ वेरी गुड। ये सेपरेट किधर से होगा, इसका सेपरेशन कहाँ होगा ये जरूरी है। जहां तक छापा, ये देखो अब जैसे ये टकराया 37, अब पहले तो अप्रोच कर रहा था, अब अलोंग दिस लाइन ये क्या करेगा, अलोंग दिस लाइन मास m है, ये बाहर की तरफ जाएगा। अगर बाहर की तरफ मतलब सेपरेट आउट करेगा तो ये 4 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, और ये कितना है, ये 6 मीटर पर सेकेंड। ये देखो ये गिरा, ठीक, गिरा, यहाँ पे लगा। अब इसका ये जो अप्रोच वाला था वो 4 था, सॉरी अप्रोच वाला 8 था। अब सेपरेट कितने से होगा, 4 से, तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड था। अभी ये क्या हो गया, ये वाला, ये नॉर्मल के इस तरफ हो गया। ये 6 में कोई चेंज आया नहीं, 6 में कोई चेंज आया नहीं, सिर्फ ये 8 से, पहले ये वाला कंपोनेंट कितना था, ये वाला 8 था, 8 वाले में चेंज आया, 6 एज इट इज रहा। ये 8 से 4 हो गया और ये 6 हो गया। एंगल इनका 90 डिग्री है। तो न्यू स्पीड आफ्टर कोलिजन इज रूट अंडर 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। कितना हुआ, 16 प्लस 36 कितना होता है, 52। ये बात सबको समझ में आई।
काफी टफ हो गया। राधा, विदुषी, श्रेया, श्रावणी, शर्वरी, बस बेटा, बस खत्म होने वाले चैप्टर, फिर इजी इजी चैप्टर कराएंगे। ये टफ है और रोटेशन टफ है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक नोट करके एक चीज और लिख लो, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। नोट करके चीज लिख लो। when two bodies when two identical bodies when two identical bodies have an oblique elastic collision have an oblique elastic collision with one body at rest before collision then the two bodies will go in perpendicular direction। देखो, अगर दो इक्वल मासेस की बॉडी है और उनका ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है और उनमें एक बॉडी रेस्ट पे है, तो आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज कैसे मूव करेंगी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। कैसे मूव करेंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसको नोट करके लिख लेंगे, कभी भी ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकता है इस पे। ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है कि अगर दो इक्वल मासेस की बॉडी है और दोनों के बीच में ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है, तो आफ्टर कोलिजन दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे से 90 डिग्री पे मूव करेंगे। एक रेस्ट पे है और एक वी से मूव कर रहा है। आफ्टर कोलिजन बोथ ऑफ देम विल बी मूविंग विथ ईच अदर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ये पार्ट समझने में दिक्कत आ रही? देखो जरा, अगर लॉजिक समझना है तो ऐसे समझो, ये रेस्ट पे था, ये v स्पीड से ऐसे जा रहा है, ऐसे v स्पीड से जा रहा था, ठीक है। अगर ये v स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है और ऐसे कोलिजन हो गया, तो आपको दो कंपोनेंट्स लीजिए v के, कुछ भी, लेट्स से ये एंगल थीटा थीटा है, तो दिस इज थीटा, दिस इज v sin थीटा, दिस इज v cos थीटा, ये v sin थीटा, ये v cos थीटा। देखो जरा, अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा? ये वाला बंदा तो एज इट इज v sin थीटा से जाएगा, बट ये जो दूसरा वाला है, ये वाला ऐसे चला जाएगा v cos थीटा से। ये v sin थीटा से ही रहेगा, a वाला, ये b वाला, a वाला v sin थीटा से जाएगा, b वाला v cos थीटा से चला जाएगा। दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। रीजन, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट v cos थीटा था। अच्छा, इतना तो पता है ना कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है, जब, ध्यान से सुनना, इलास्टिक कोलिजन होता है, इसकी स्पीड 4 है और ये रेस्ट पे है, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? ये वाला रुक जाएगा अभी और एक्सचेंज हो जाता है ना। अरे यार, ये क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है, और ये वाला तो रेस्ट पे आ गया और ये वाले की एक्सचेंज हो गई स्पीड। ये वाला रेस्ट पे आ गया और इसमें एक्सचेंज हो गया, तो सेम यही हो रहा है। ए का इसके अलोंग, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कितना होगा? v cos थीटा। आफ्टर इम्पल्स क्या होगा? आफ्टर स्ट्राइकिंग या आफ्टर कोलिजन, ये वाले का स्पीड 0 था तो एक्सचेंज हो गया, ये v sin थीटा से मूव करेगा, ये v cos थीटा से, दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। कितना समझ में आया?
ये पार्ट समझ में आ रहा है क्या? 90 डिग्री कैसे हो गया? ये ऑब्जेक्टिव की तरह आप याद रखो, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ये तो लॉजिक था कि ये रेस्ट पे है, ये v स्पीड से जा रहा है, तो इसके लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कंपोनेंट निकाल लो। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट v cos थीटा और ये v sin थीटा। तो जब टकराएगा तब अपने को पता है कि इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटियां एक्सचेंज हो जाती हैं। इलास्टिक कोलिजन में क्या हो जाता है? वेलोसिटियां एक्सचेंज हो जाती है। ये 4 है, ये 0 है। आफ्टर कोलिजन दिस वुड बी 0 एंड दिस वुड बी 4। तो दिस इज ए, दिस इज बी। ए का है v sin थीटा, बी का है v cos थीटा। और दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा। चलो चलो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आपका ऑब्लिक कोलिजन हो गया। बस यही चैप्टर है, फिर थोड़ा सा इजी कराएंगे अपन। इसको ऑब्जेक्टिव की तरह याद रख लेना। सिर्फ ऑब्जेक्टिव की तरह याद रख लेना, पूछे गए हैं सवाल। ओके, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट पार्ट, वेरिएबल मास सिस्टम। लास्ट पार्ट, वेरिएबल मास सिस्टम। नहीं बेटा, वो कुछ एंगल से मूव करेगा उसको, हॉरिजॉन्टल नहीं। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, दोनों कॉम्बिनेशन से मूव करेगा, प्रोजेक्टाइल करेगा, ऐसा कुछ। दो कंपोनेंट है, एक 4 है और एक 6 है, तो नेट वेलोसिटी तो ऐसे होगी ना। ये 45 डिग्री, ये सब थोड़ी अपन ने लिखा है इधर। अब एंगल निकालो, कहाँ कितने एंगल से जाएगा। ये 4 है, ये 6 है। इनका नेट कंपोनेंट आएंगे, वेक्टर कंपोनेंट निकाल सकते हैं ना, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल लो। वेक्टर वेक्टर बता रखा है। Okay. Next, last heading of this chapter, variable mass system. Variable mass system. कौन सा परपेंडिकुलर मूव करे? ये परपेंडिकुलर तो मूव करेगा। एक कंपोनेंट v cos थीटा, एक कंपोनेंट v sin थीटा, तो ये 90 डिग्री पहले था, तो अभी भी ये 90 डिग्री से तो मूव करेंगे दोनों। ये इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा, एक यहाँ मूव कर रहा, एक यहाँ मूव कर रहा। दोनों कंपोनेंट्स v sin थीटा और v cos थीटा कितने होते हैं? एक दूसरे से 90 डिग्री पे। तो आपने बस इसकी वेलोसिटी एक्सचेंज मारी है, तो ये तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा ना। एक v sin थीटा से मूव कर रहा है, एक v cos थीटा से मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री से मूव करते रहेंगे तो। अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो लिखा हुआ है वो नेक्स्ट करो। समझ में आ नहीं रहा होगा मेरे को लग रहा। ओके ओके, हाँ प्रोजेक्टाइल करेगा भाई। उसके बाद में है ना, देखो यार, इसके बाद में प्रोजेक्टाइल करेगा ये, वो अलग क्वेश्चन बन सकता है। ओके, लास्ट पार्ट, वेरिएबल मास सिस्टम। देखो इसका है ना, रॉकेट प्रोपल्शन में ये सब में अपन ने देखा है। वेरिएबल मास सिस्टम में क्या होता है? सिंपल सा एक डेफिनेशन लिखो, इफ अ मास is added or ejected from a system
from a system at rate mu kg per second and relative velocity v relative with respect to the system then the force exerted by this mass on the system has magnitude mu into b relative। देखो एकदम सिंपल सी चीज है, थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। थ्रस्ट फोर्स कितना होता है वो चीज अपने से यहां बताई गई है। थ्रस्ट फोर्स होता है जितनी रेट से मास निकला इनटू वी रिलेटिव। थ्रस्ट फोर्स पे डायरेक्ट सवाल है। ये यहां तक समझ में आया? हाँ बेटा वही है एग्जैक्ट थ्रस्ट फोर्स वही है। ओके अब जरा ये देखो, अगर मास ऐड किया गया या इजेक्ट किया गया एक सिस्टम में, उसकी रेट दी गई है और रिलेटिव वेलोसिटी इतने से डाला गया है, तो ये जो मास निकला है ना वो उस सिस्टम पे कुछ फोर्स लगाता है जिसकी वैल्यू होती है जितना रेट इनटू वी रिलेटिव, ठीक है। अब इसका ये तो मैग्नीट्यूड है, इसके साइन वाइन आएंगे, नेगेटिव साइंस आते हैं, देखते हैं। जरा ध्यान से देखना इस प्रॉब्लम को कि यार एक बॉडी है, इसका मास मतलब जरूरी नहीं है सर्कल हो, कोई भी फॉर्म में हो सकती है, इसका वेलोसिटी यहाँ पे v है, ठीक है, इसका वेलोसिटी क्या है v है। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि ये जो बॉडी है इससे कोई dm मास टूट गया। क्या हुआ? कोई dm मास टूट गया, dm मास इससे इजेक्ट हो गया, तो इसका नया मास कितना होगा m माइनस dm, और ये जो है इसकी स्पीड है v रिलेटिव। इस सिस्टम से ये छोटा सा dm मास कितने स्पीड से निकला? वी आर रिलेटिव से निकला, ठीक है। ये कितने से निकला? वी आर रिलेटिव से निकला। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, और अब इसका जो स्पीड है ये हो गया, स्लेट से सम पहले v था तो अभी भी अपन बोल देते हैं दिस इज v प्लस dv। कितना हो गया? v प्लस dv। अच्छा ये क्या है? दिस इज रिलेटिव। ये क्या है? दिस इज रिलेटिव। तो अभी मैं दो तीन चीजें देखना चाहता हूं। वेलोसिटी ऑफ dm मास with respect to small m, with respect to small m, इसके रिस्पेक्ट में कितना होगा? देखो जरा कितना होगा, इसका है vr, तो क्या मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ dm with respect to m is vr,
इसको बोल दो दिस इज वेलोसिटी ऑफ dm माइनस वेलोसिटी ऑफ m, दिस इज vr, दिस इज vr। अच्छा, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ dm देन? दिस इज वेलोसिटी ऑफ r प्लस वेलोसिटी ऑफ मास m। वेलोसिटी ऑफ मास कितनी थी जस्ट बिफोर कोलिजन? उसकी थी v। कितनी थी? v। तो ये dm की स्पीड हो गई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड vr प्लस v। कितनी हो गई? vr प्लस v। अगर आप कुछ v नॉट लेना चाहते हो, कंफ्यूजन ना हो, तो लेट से इसको मैंने m नॉट ले लिया, v नॉट ले लिया, दिस इज m नॉट, दिस इज v नॉट। बेटा ये चीज जो कर रहा हूं दिस इज जस्ट कि भाई आपको समझ में आ जाए कि ये देखो, पहले एम नॉट मान लो, एम नॉट मास है, इससे डीएम निकला, डीएम कितनी स्पीड से निकला? वी आर से। तो नया मास कितना रह गया सिस्टम का? एम नॉट माइनस डीएम। इसकी नई स्पीड कितनी हो गई? वी नॉट प्लस डीवी। तो ये बात सबको समझ में आ गई, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब मैं क्या बोलता हूं, इसको पूरे को सिस्टम मानो, इसको पूरे को सिस्टम मानो। अगर पूरे को सिस्टम माना तो मैं बोल सकता हूं लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, और पी इनिशियल बराबर हो जाएगा पी फाइनल के। तो पी इनिशियल कितना था? पी इनिशियल था एम वी नॉट। कितना था? एम वी नॉट। अच्छा, अब इस वाले मास का कितना हो गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? इसका मास डीएम और इसकी वेलोसिटी कितनी? वी आर प्लस ये क्या है? वी नॉट। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? ये बात क्लियर है यहां तक? ओके, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ गड़बड़ हो गई। दिस इज डीवी भी आएगा, ये डीवी भी आएगा, क्योंकि सॉरी दिस इज आफ्टर कोलिजन वाला है, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इस एम मास की, एम नॉट मास की वेलोसिटी कितनी हो गई आफ्टर कोलिजन, या आफ्टर सेपरेशन एक्सप्लोजन? वी नॉट प्लस डीवी। ठीक है, ये चीज हुई। अब अपन इसमें सारा पार्ट डाल देंगे, प्लस ये एम नॉट माइनस डीएम, ये कितने से जा रहा है? ये वी नॉट प्लस डीवी से जा रहा है, ये वी नॉट प्लस डीवी से जा रहा। अब पूरा पार्ट अपन ओपन करेंगे, सब पार्ट ओपन करके लास्ट में अपने को कुछ ऐसा बचेगा, माइनस एम नॉट डीवी इज इक्वल्स टू डीएम वी आर। ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज बनेगी, दिस इज एम नॉट डीवी बाई dt, this is minus dm by dt into vr। ये पॉइंट अपन छाप लेंगे। पहले बेटा इसको छाप लो, प्रूफ को समझने, ये आफ्टर आफ्टर कोलिजन वाली स्पीड है। कोलिजन बोले तो सेपरेशन हो गया उनका।
छाप लिया? आपसे सिर्फ डायरेक्शन पूछता है, सिंपल सवाल। हो गया? वेट करो, सब बताता है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना बेटा, इसमें फटाफट मैंने जो भी पॉइंट्स किए, इसमें देखो सारे के सारे ये वेक्टर्स जो है ना, इनमें वेलोसिटी वेक्टर्स है, डायरेक्शन ये आना चाहिए, ठीक है, ये डायरेक्शन आना चाहिए, ठीक है, वेक्टर फॉर्म्स है, बार बार गोले नहीं बनाए मैंने, बार बार एरो नहीं बनाए, दीज आर वेक्टर फॉर्म। तो अगर मैं फाइनली देखूं तो व्हाट आई एम गेटिंग इज दिस m naught dv by dt, this is vr minus dm by dt, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये क्या हो गया बेटा, देखो देखो, ये अपना सिस्टम का मास था, ये सिस्टम का मास है, छोटा सा मास निकला है डीएम, इस सिस्टम से छोटा सा मास निकला है डीएम, तो मैंने बोला कि यार एम नॉट ही मास है, इसका डीवी बाई डी टी, दिस इज एक्सेलरेशन, यानी कि ये ओवरऑल क्या हो गया, दिस इज सिस्टम का मास एंड सिस्टम का एक्सेलरेशन, दिस इज फोर्स, दिस फोर्स इज वी रिलेटिव, वी रिलेटिव, आपने उस बॉडी के रिस्पेक्ट में कितना मास रिलीज हुआ, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी और उसका रेट, ये बराबर अपना होता है थ्रस्ट फोर्स। हियर दिस इज माय थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स कितना है, m नॉट dv बाय dt, ठीक है, और ये जो है माइनस dm बाई dt क्या है, माइनस dm बाई dt इज रेट एट विच मास इज इजेक्टेड, जितना रेट है जहां से मास इज इजेक्टिंग, ये वो रेट है जिससे मास इजेक्टिंग हुआ है। अब ये नेगेटिव साइन और ये सब क्या है उसको ध्यान से समझो, एकदम रॉकेट जो होता है उसके अंदर सेम यही कॉन्सेप्ट लगता है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसको ये पॉइंट से समझो बेटा, कि अगर ये देखो एक रॉकेट है और उससे ऐसे ये फ्यूल फ्यूल जो है, अब फ्यूल क्या होगा, इसको लीव करेगा, डीएम मास का फ्यूल जो है लीव कर रहा है, अच्छा उस इंस्टेंट पे ये बॉडी सिस्टम को छोड़ रहा है, अगर उस समय ये सिस्टम को छोड़ रहा है तो नीचे की तरफ जाएगा ये मास, तो जो स्पीड होगी वी आर रिलेटिव वो नीचे की तरफ होगी, वी आर कहाँ होगा, नीचे की तरफ, थ्रस्ट फोर्स कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, बात समझ में आ रही है? अगर मास बॉडी को वीआर स्पीड से छोड़ रहा है, निकल रहा है, तो थ्रस्ट फोर्स कहाँ लगेगा, जिस डायरेक्शन में मास निकला उसके अपोजिट डायरेक्शन में, बात समझ में आ रही है? बस यही है,
इधर लिखेंगे इफ मास इज ejected from the system. If mass is ejected from the system, the direction of thrust force, the direction of thrust force, the direction of thrust force is opposite to VR, V रिलेटिव, ये जो है ना इसका VR किधर है? नीचे। VR किधर है? नीचे। VR किधर है? नीचे। तो अगर मास निकलता है, अगर निकलेगा सिस्टम के रिलेटिव स्पीड VR से निकल रहा है, तो अगर ये मास नीचे जाएगा तो थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगेगा। मैंने पहले क्या लिया था? मैंने पहले वेलोसिटी वेक्टर लिया था, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन अपन कुछ भी ले सकते हैं, तो डायरेक्शन अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएंगी डायरेक्शंस। ठीक है, ये पॉइंट सबको समझ में आया? क्लियर है? और समझ में आ रहा है? वही चीज बता रहे हो, यहाँ पे आपको वही चीज बताई गई है। हाँ सर, समझा। जब मास बॉडी से निकलता है, जब मास बॉडी से निकलता है, तो आपका जो थ्रस्ट फोर्स है वो वी रिलेटिव के अपोजिट हो जाता है। आपका थ्रस्ट फोर्स वी रिलेटिव के अपोजिट हो जाता है। इजेक्ट कब होगा? जब मैं बाहर निकलूं। बाहर कैसे निकला? इधर वीआर देखें, सबको समझ में आया? अगर मास इस सिस्टम से बाहर निकल रहा है, थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, जहां से भी निकला उसके अपोजिट डायरेक्शन से निकलेगा। सबने छाप लिया? अच्छा, ये बताओ, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, ऐसा बॉडी है, इससे डीएम मास जो है ऐसे बाहर इजेक्ट हो रहा है, इमिट हो रहा है, बाहर जा रहा है, थ्रस्ट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? कोई बॉडी है, स्पेस में है, मान लो ग्रेविटी वेविटी नहीं लग रहा, यहां से निकल रहा है, इधर ये सिस्टम से कैपिटल एम है, इस सिस्टम से वीआर से पीछे की साइड जा रहा, तो थ्रस्ट फोर्स कहां लगेगा? आगे की तरफ। थ्रस्ट फोर्स आगे की तरफ लगेगा। इजी है? डायरेक्शन तो क्लियर है ना? अच्छा, अब दूसरा केस देख, अगर बॉडी में मास इकट्ठा हो रहा है, अगर बॉडी पे मास इकट्ठा हो रहा है, और मास जैसे ये देखिए रेगिस्तान में एकदम वो बालू टाइप उड़ती है, बालू क्या बोलते हैं, रेत 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 उड़ती है, ठीक है। मान लो कोई गाड़ी चल रही है और रेत आ रही है, ठीक है, और रेत स्टिक करते जा रही है, इस सिस्टम पे स्टिक करते जा रही है। अब रेत किसी स्पीड से स्टिक करेगी तभी तो उड़ के आ रही है, तो क्या होता है, वो आदमी और तेजी से दौड़ने लग जाता है और वो आदमी ऐसे चल रहा है, तो अब क्या होगा, थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा? अगर मास उसका इंक्रीज हो रहा है, अगर मास इंक्रीज हो रहा है, थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा? यहां से इस तरफ से मास आ रहे हैं, छोटे छोटे सैंडस्टोन क्या बोलता है, रेगिस्तान में देखा होगा यार कहीं पे मूवीज में, बहुत जोर जोर से, तो ये वी रिलेटिव से इस पे ऐसे स्टिक हो जा रहा, वी रिलेटिव से स्टिक हो जा रहा, थ्रस्ट फोर्स कहां लगेगा?
जो भी बॉडी है उसके रिस्पेक्ट में मासेस वी से स्टिक हो जा रहे हैं, तो थ्रस्ट फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा जहां से मास आया है, ठीक है। जब निकलता है तो अपोजिट डायरेक्शन, और जब चिपकता है तो सेम डायरेक्शन। इफ मास is increasing, if mass is increasing of the system, then direction of thrust force is same as that of VR, and direction is same as that of VR। बात समझ में आ गई? इस पे कम ही क्वेश्चन है। एक रॉकेट प्रोपल्शन है, वो बताना है। एक सवाल करो। if thrust force on a rocket which is ejecting gases with relative velocity of 300 meter per second is this much Newton, then the rate of combustion of fuel कितना है? कितने रेट से फ्यूल बाहर निकल रहा है, ये बताना है। ट्राई करो। थ्रस्ट फोर्स दिया है, रिलेटिव दिया है, कितने रेट से कंबशन हुआ, मतलब उतना फ्यूल निकला उससे। पहले इसका आंसर करो, पीछे की स्लाइड दिखा देता है। इजी तो है। थ्रस्ट फोर्स, सभी का आंसर आना चाहिए। 2-3 बच्चे किए बस, प्रियांशु, हर्ष, सौरभ, पूरब, कबीर, श्रेया, कार्तिक, ए स्क्वायर। बेटा एक इजी सा तो पार्ट है ये।
अरे भाई साहब, ये कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड याद है तो dm by dt। वी आर थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू इतनी दी हुई है, आपसे पूछा है डीएम, रेट ऑफ कंबशन, मतलब कितना फ्यूल जा रहा है, ये इसका रेट बताना है। तो साइन वो सब मैनेज हो जाते हैं, ठीक है, साइन सब मैनेज हो जाता है। वी रिलेटिव कितना है, अब ऑब्वियस है, ये अगर इजेक्ट करेगा तो एक साइड से जहां से इजेक्ट मारेगा उससे अपोजिट साइड में थ्रस्ट लगेगा, ये तो मेरे को पता है। अब यहां से निकाल लो कितनी वैल्यू आती है डीएम बाई dt। इतना खतरनाक सवाल देगा ये, फिर इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये पीछे वाला किसको स्लाइड देखना है। देखो आज का पार्ट थोड़ा सा टफ है, ये अपना हो गया है, बस आधा घंटा मेरे को चाहिए रहेगा, कुछ हार्डली आधा घंटा चाहिए रहेगा, बाकी अपना सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट चैप्टर कल कल की क्लास में नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे अपन। तो आप अभी 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 11:05 पे, ये वाली सार्थक, ये वाली 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया, 15 मिनट में मिलते हैं। हाँ भाई, पूछो। सर वो वेज बॉल वाला जो आपने बताया था क्वेश्चन, उसमें वो तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था ना, कौन कौन, मतलब बॉल आफ्टर कोलिजन। ये वाला हम्म। आफ्टर कोलिजन कैसे, बॉल कैसे मूव करना चाहिए। सर मतलब वो परपेंडिकुलरली मूव नहीं कर रहा ना। बेटा मैंने ये कहा कि ये बॉल ऐसे आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ ये टकरा गया, अब ये टकराया, तो इसका जो ई है वो डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है, ई की वैल्यू हाफ है, तो इसके दो कंपोनेंट्स थे, ठीक है, ये 10 यहाँ से आ रहा था, ये इधर देखो, ये लाइन ऑफ दो कंपोनेंट हो गए, ये इस प्लेन को, इस इंक्लाइन को पैरेलली 6 से चल रहा है और उसके परपेंडिकुलर इसका 8 कंपोनेंट है, इम्पैक्ट हुआ, ये 8 से जब रिफ्लेक्शन हुआ, मतलब कोलिजन के बाद में ये वाला कंपोनेंट हो गया 4 और ये वाला 6 एज इट इज रहेगा। अब ये बताना है, अब इसकी स्पीड जो भी होगी, देखो ये इसके अलोंग है, अब इसके अलोंग एक स्पीड पता है मेरे को और ये वाली स्पीड पता है, अब ये ऐसा कुछ जाएगा ना, इसका जो नेट स्पीड है ये 4 है, यहाँ पे 6 है, अब इसका नेट वेक्टर यहाँ पे कुछ होगा, अब ये एंगल निकाल लेना, ये एंगल कितना है, अरे सर तो समझ नहीं आ रहा क्या अभी भी, ये सर जो 6 है, नीचे वाला 6 है, ये वाला 4 है, ये एंगल थीटा कितना होगा, टेन थीटा, टेन थीटा कितना होगा 4/6, 2/3, तो ये जो इंक्लाइंस है ना, ये एंगल इतना बनाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2/3, जो लेस देन 45 डिग्री है, तो इसके बाद में ये ऐसे जाएगा, फिर प्रोजेक्टाइल कर सकता है। सर जो आपने क्या बोला था कि वो वेज से परपेंडिकुलर जाना चाहिए, वो सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की बात कर रहे थे। नहीं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हो आप, जो भी इंपल्स होता है ना कोलिजन का, जो भी इंपल्स होता है कोलिजन में, वो नॉर्मल के अलोंग लगता है, जो उनके जो टकराने का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना, उसके नॉर्मल लगता है, तो यहाँ पे ये टकराना हुआ, ये ऐसे गिरा, अब इससे नॉर्मल यहाँ पे जो है ना इंपल्स का कोलिजन जो भी हुआ है, जो भी कोलिजन हुआ है, वो भी इंपल्स की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी। अच्छा ये याद है क्या, ऐसी बॉल आती थी, ये बॉल ऐसे टकरा के ऐसे चली जाती थी, इसमें भी तो यही किया था मैंने,
इधर एक कंपोनेंट था, एक कंपोनेंट था, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहा था, ये पहले इधर आ रहा था, फिर इधर चेंज हो गया था, याद करो इम्पल्स में कराया था। तो जहाँ पे नॉर्मल लग रहा है ना, वहीं पे चीजें चेंज हुई। ठीक है अब वापस clear. देखना, चीजें थोड़ी और तुम्हें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू सर।